गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा देखो, कल हमने जो पढ़ा था, हम एमबीओ के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हमने टॉपिक पढ़ा था कि एमबीओ की सीमाएं या एमबीओ की जो हानियां हैं वो कौन कौन सी है। तो एमबीओ की सीमाएं या एमबीओ की जो हानियां हैं उसमें आपने सबसे पहला बिंदु तो ये पढ़ा था कि उद्देश्यों के निर्धारण में क्या होती है, कठिनाई होती है। उद्देश्यों के निर्धारण में क्या पाई जाती है, उद्देश्यों के निर्धारण करने में जो है वो कठिनाई पाई जाती है। और एमबीओ की तकनीक का मतलब ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध के माध्यम से उद्देश्यों का निर्धारण करने की तकनीक से है। इसको उद्देश्य द्वारा प्रबंध के नाम से जानते हैं। तो इसमें उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है और उद्देश्यों का निर्धारण करना इतना ज्यादा आसान कार्य नहीं है, ये अत्यंत कठिन कार्य माना जाता है। उद्देश्यों की स्पष्टता नहीं होती है, कुछ समय के पश्चात में उद्देश्य बदलते हुए चले जाते हैं, बार बार उद्देश्यों में परिवर्तन करना पड़ता है और इसीलिए ये जो तकनीक है वो उतनी आसान नहीं है। उद्देश्यों के निर्धारण में कठिनाई आती है, ये इसका पहला बिंदु है। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पे आप आ जाए। दूसरा बिंदु आता है संतुलन की समस्या। संतुलन की समस्या का बिंदु क्या कहता है? संतुलन की समस्या का बिंदु ये कहता है कि प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग या संतुलन की समस्या का तात्पर्य ये हुआ कि प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट के लिए समस्या रहती है कि वो किस उद्देश्यों को किस में शामिल करे, वो किस बात को, किस उद्देश्यों को कौन सा उद्देश्य माने, वो किस उद्देश्यों को लघु उद्देश्यों में शामिल करे और किस उद्देश्यों को दीर्घकालीन उद्देश्य में शामिल करें, ये मालूम नहीं रहता है। तो शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके डिटर्मिनेशन में कुछ कमियां आ जाती हैं। उनके डिटर्मिनेशन करना इतना आसान नहीं रहता कि आप किस तरह से कैसे किस ऑब्जेक्टिव को शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव माने और किस ऑब्जेक्टिव को लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव माने, कौन से ऑब्जेक्टिव को आप शॉर्ट टर्म में रखें और कौन से ऑब्जेक्टिव को आप लॉन्ग टर्म में रखें, ये निर्धारण करना इतना आसान कार्य नहीं रहता है। इसलिए उद्देश्यों के निर्धारण में जो है वो कुछ कठिनाई पाई जाती है। उद्देश्यों का निर्धारण करना इतना आसान नहीं रहता और उद्देश्यों और अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों के मध्य में संतुलन भी इतना आसानी से स्थापित नहीं हो पाता है। तो एक समस्या ये संतुलन की ओर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो अब हम दूसरा बिंदु पढ़ेंगे। दूसरा बिंदु आता है संतुलन की समस्या। ठीक है, प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग। संतुलन की समस्या का बिंदु क्या कहता है? देखें, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्यानुसार प्रबंध की एक महत्वपूर्ण समस्या है। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों के निर्धारण करना भी, उसमें सामंजस्य और उसमें संतुलन स्थापित करना भी प्रबंधन की मैनेजमेंट की एक महत्वपूर्ण मुख्य समस्या मानी जाती है, क्योंकि प्रबंधन इस बात का फैसला नहीं कर पाते हैं कि किस उद्देश्यों को अल्पकालीन उद्देश्यों में शामिल करें और किस प्रकार के कौन से उद्देश्यों को और दीर्घकालीन उद्देश्यों में शामिल करें। ठीक है, ओके बेटा। अब हम आते हैं अगले तीसरे बिंदु की ओर। और तीसरी कमी कौन कौन सी है और तीसरी हानि कौन सी है एमबीओ की? एक तीसरी हानि एमबीओ की ये होती है कि बेलोस्ता की कठिनाई होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स इन फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बेलोस्ता की कमी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी या बेलोस्ता किस बात की? योजनाओं में परिवर्तन करने की। आप बार बार उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य तो एक बार निर्धारित हो जाते हैं ना, और उसी निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार हमको क्रियान्वयन करना पड़ता है और कार्य पूरा करना पड़ता है। अब परेशानी ये आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि एनवायरमेंट जो है वो तो डायनेमिक होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, जो व्यवसायिक पर्यावरण है वो डायनेमिक होता है, उसमें बार बार परिवर्तन आते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में करें क्या उन परिवर्तनों के अनुसार उद्देश्यों में, योजनाओं में परिवर्तन नहीं करें? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुरानी योजनाएं फेल हो जाएंगी। इसलिए परिवर्तन को करना पड़ेगा और परिवर्तन करना इतना आसान काम नहीं रहता, क्योंकि एक बार जो योजनाएं बना दी जाती है उनको जल्दी से, आसानी से, इतना जल्दी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो परिवर्तन करने में कुछ कठिनाई होती है। इसको बेलोस्ता की समस्या के नाम से जानते हैं। ठीक है,
देखेंगे बेलोस्ता की कठिनाई कि कई बार नीतियों, प्राथमिकता एवं दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के बाद भी उनके अनुरूप उद्देश्यों में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता है। फलतः कर्मचारी अवास्तविक उद्देश्यों का ही अनुसरण करते हैं। इम्प्रैक्टिकल जो ऑब्जेक्टिव है, पहले जो ऑब्जेक्टिव थे और अब वो ऑब्जेक्टिव क्या रह गए हैं, इम्प्रैक्टिकल रह गए हैं। मतलब अब वो ऑब्जेक्टिव जो है वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक स्थितियों में उनको पूरा भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अवास्तविक जो उद्देश्य उसका ही अनुसरण करते रहते हैं, किंतु ऐसे उद्देश्य क्या होते हैं, अर्थहीन होते हैं, बेकार होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बेलोस्ता की कठिनाई। ठीक है, और अगला बिंदु आता है, चौथा है, 4th नंबर पॉइंट है, जिसकी कैटेगरी दी हुई है अन्य दोष। अन्य दोष, अदर्स लिमिटेशंस। अदर्स लिमिटेशन या अन्य दोषों में कौन कौन से बिंदु आते हैं? तो पहला बिंदु है उच्च प्रबंधकों की सहभागिता एवं सहयोग का अभाव होता है। उद्देश्यों का निर्धारण उच्च प्रबंधक करते हैं। तो जब उच्च प्रबंधक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो उच्च प्रबंधकों को, अधीनस्थों को सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन इसमें कमी ये रहती है कि इस तकनीक को अपनाने से जो उच्च प्रबंधक इस तकनीक को अपनाते समय उच्च जो प्रबंधक हैं वो सहभागिता नहीं दिखाते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, निम्न अधीनस्थों को सहयोग प्रदान नहीं करते। दूसरा बिंदु ये कहता है कि अधीनस्थों पर अत्यधिक समय का दबाव बढ़ जाना, प्राथमिकताएं तय न होना। इस तकनीक में प्राथमिकताएं तय नहीं हो पाती हैं, अधीनस्थों के ऊपर अत्यधिक समय का दबाव पड़ जाता है, क्योंकि उच्च प्रबंधक उनसे उस कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा कराना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं तो तय नहीं हो पाती कि कौन सा कार्य पहले करना है और कौन सा कार्य बाद में करना है। ऐसी स्थिति में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित न किया जाना, उचित पुरस्कार एवं मान्यता का क्या होना, अभाव होना। कि अधीनस्थों को समय समय पर प्रोत्साहित, समय समय पर उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। उचित पुरस्कार, मान्यता, सम्मान, प्रशंसा और प्रमोशन, पदोन्नति इत्यादि समय पर उनको मिलनी चाहिए, तभी उनको अभिप्रेरित किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। और अधीनस्थों को समय पर जब अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो वो अच्छे तरीके से कार्य खुद करेंगे नहीं, कार्य फिर पूर्ति होती नहीं है। आगे है चौथा बिंदु, कहता है अगला 4th नंबर, वरिष्ठ प्रबंधकों तथा अधीनस्थों में व्यक्तिगत संघर्ष का पाया जाना। कि वरिष्ठ प्रबंधकों और अधीनस्थ जो होते हैं उनके मध्य में क्या होता है, व्यक्तिगत संघर्ष होता है, व्यक्तिगत संघर्ष पाया जाता है। उच्च स्तर के प्रबंधक और निम्न स्तर के प्रबंधकों के मध्य में बार बार विरोधाभास और संघर्ष की भावना उत्पन्न होती रहती है, जिससे कि निश्चित रूप से नुकसान किसको होता है, पूरे संगठन को ही होता है। अगला बिंदु कहता है कि प्रबंधकों में कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा भावना का अभाव पाया जाता है। फुली डिवोटेड जो मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को, जूनियर्स को होना चाहिए वो नहीं होते हैं, और पूर्ण रूप से निष्ठा भावना का अभाव पाया जाता है। 6 नंबर पॉइंट कहता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार उद्देश्यानुसार प्रबंध में अत्यधिक समय खर्च होता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार उद्देश्यानुसार प्रबंध में अत्यधिक क्या खर्च होता है, अत्यधिक समय खर्च होता है। ये समय खर्च करने वाली प्रक्रिया, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण करना इतना आसान काम थोड़ी ना है। अगला बिंदु कहता है 7वां, उद्देश्यानुसार प्रबंध का मुख्य जोर उद्देश्यों के निर्धारण और परिणामों पर रहता है। अतः इसके संबंध में लक्ष्य साधनों का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकते वाली कहावत लागू हो जाती है। फलतः परिणाम प्राप्ति के लिए कर्मचारी गलत साधनों को भी अपनाने लगते हैं। आप सीधे से अर्थ में समझ लो कि लक्ष्य ही सब कुछ होता है, उसकी प्राप्ति ही सब कुछ होती है, और इसीलिए कर्मचारी उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी गलत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि अनुचित है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और लास्ट बिंदु कहता है यह दीर्घकालीन नियोजन की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बल देता है। यह दीर्घकालीन लक्ष्यों की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बल देता है। जो शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव है, जो अल्पकालीन लक्ष्य है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव को कैसे भी, किसी भी तरह से, किसी भी हार में
किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, हर हाल में, हर तरीके से, हर विधि से, हर प्रयास के माध्यम से उसको पूरा करना अधीनस्थ चाहते हैं। ऐसे में जैसे मैंने पहले बताया था, वो अनइथिकल और इमोरल जो वर्क है, जो अनैतिक आचरण है, जो अनैतिक व्यवहार है, उसको करने से भी परहेज नहीं करते। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। संगठन के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए ये ठीक नहीं है। संगठन की अब कुछ समय के लिए तो सफल हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा और कहीं ना कहीं उसकी कमी बाद में नजर आएगी। इसलिए दीर्घकालीन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, क्या एमबीओ की सीमाएं या उसकी हानियां। आज आपका प्रबंध की तकनीकों का पहला बिंदु एमबीओ पूरा हो चुका है। कल से हम पढ़ेंगे एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध। ओके बेटा, थैंक यू।